हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 3, शब्द विचार। 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किससे मिलकर बने हैं? वर्ण से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। लेकिन जो वर्ण है उनको सही क्रम में लिखना अति आवश्यक है। यदि हमने वर्णों को सही क्रम में नहीं लिखा जाता तो वे शब्द नहीं कहलाते। इसी तरह हमने शब्दों को 2 भागों में बांटा है। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वर्णों को क्रमशः लिखना और उनका कुछ अर्थ निकल के आना सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द उसके ठीक विपरीत, वर्णों को क्रम से न लिखने पर और शब्द बना देना जिनका कोई अर्थ ना निकलना ही निरर्थक शब्द कहलाता है। अब माला, मा हलंत में आ जोड़ा और ल हलंत में आ जोड़ा तो फलस्वरूप हमारा शब्द बन के आया माला, जो कि एक सार्थक शब्द है। दूसरा बादल, तो ब हलंत आ, द हलंत अ, ल हलंत अ बन गया बादल। इसी तरीके से किताब, क हलंत ई, त हलंत आ, ब हलंत अ, परिणाम स्वरूप शब्द आया किताब, किताब। अब शब्दों के 2 प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। नहाना, धोना, खाना, पीना, ये सभी सार्थक शब्दों के उदाहरण हैं। दूसरा निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता परंतु इन शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ होता है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे नहाना, वहाना। वहाना कोई शब्द नहीं है, अगर इसको नहाना से अलग कर दिया जाए तो इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता। दूसरा चाय, वाय, खाना, वाना, ये सभी एक निरर्थक शब्द है जिनको अगर हम सार्थक शब्दों के साथ न लगाएं तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। शब्दों का बंटवारा किया जाता है 4 आधारों पर। 4 आधारों पर शब्दों को हम बांट सकते हैं, जिसमें पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। हम 4 आधारों पर शब्दों को बांट सकते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। हम 2 भागों में बांटते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा से जैसे थे उन्हीं रूप में हमने हिंदी में उन्हें स्वीकार कर लिया, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पुष्प, उच्च, मयूर, ग्रह, ये सभी संस्कृत में भी शब्द हैं और हमने संस्कृत से इन शब्दों को ऐसे ही ले लिया है, इनमें किसी तरीके का परिवर्तन हमने नहीं किया। तो ये है हमारे तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? वे शब्द जिन्हें हमने संस्कृत में से लिया लेकिन उनका रूप परिवर्तित कर दिया गया, वे शब्द तद्भव शब्द है। तो ये कहता है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। आम, सूरज, आग, दांत आदि, ये सभी संस्कृत से कुछ परिवर्तित करके हम लोगों ने हिंदी भाषा में इन्हें ले लिया गया है। अगला है देशज शब्द। देशज शब्द राज्य विशेषों द्वारा बोली गई भाषाओं में कुछ शब्द निकल कर आए, उन शब्दों को हमने अपनाया, वे शब्द देशज भाषा के रूप में जाने गए। उदाहरण के लिए पैसा, खिचड़ी, रोटी आदि।
ये कहता है ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति अपने ही देश या क्षेत्र विशेष में हुई हो देशज शब्द कहलाते हैं। आगे है हमारा विदेशज शब्द। विदेशी भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे स्टेशन, मास्टर, रोड और रेल। ये सभी विदेशी शब्द हैं जिनको हमने हिंदी भाषा में अपने साथ अपनाया है, तो ये शब्द विदेशज है। तो हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा है, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशज। अब ये बता रहा है कि नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमने हिंदी भाषा में प्रयोग में आ रहे हैं। ये विदेशी शब्द हैं लेकिन फिर भी हिंदी भाषा में हम इन्हें प्रयोग कर रहे हैं। ये कौन से शब्द कहलाएंगे? विदेशज शब्द। तो आइए, पहला है हमारा अंग्रेजी भाषा के जो शब्द जो हम हिंदी में अपना रहे हैं, पेंसिल, स्टेशन, डॉक्टर, स्टोव, टाइम आदि। ये सभी इंग्लिश के शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं, लेकिन हम इसे हिंदी में अपना रहे हैं। दूसरा है अरबी भाषा के शब्द जो हम हिंदी में अपनाते हैं, जैसे अमीर, गरीब, फौज, कागज, किताब, तहसील। ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं और हम हिंदी में इन्हें पढ़ते हैं, तो ये विदेशी शब्द हैं। तीसरी भाषा है फारसी भाषा के शब्द जिसमें सिक्का, कागज, आदमी, चाकू, तमाम आदि शब्दों को सम्मिलित किया गया है। किसमें? फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द है और ये विदेशज शब्द कहलाते हैं। चौथा है चीनी भाषा के शब्द में चाय, लीची, तंबाकू और पटाखा। ये चीनी भाषा के शब्द हैं और ये हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं, फलस्वरूप ये विदेशज शब्दों में गिने जाते हैं। पांचवा तुर्की भाषा के शब्द, रेशम, कैंची, बहादुर, कालीन, चम्मच, तमाशा, तो ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। छठा फ्रांसीसी भाषा के शब्द। फ्रांसीसी भाषा पुलिस, इंजीनियर, कार्टून आदि शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। फलस्वरूप ये सभी शब्द विदेशज शब्दों में गिने जाते हैं। विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में बोले जाते हैं या हमने उन्हें हिंदी में अपनाया है, वे शब्द विदेशज शब्द। आइए आगे देखते हैं। दूसरा भाग, रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। रचना के आधार पर हमने शब्दों को 3 भागों में मुख्यतः बांटा है। रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और यदि इनके टुकड़े कर दिए जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं निकले, वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नल। अब न और ल को हम अलग अलग कर देंगे, एक दूसरे से जुदा कर देंगे, तो क्या न का कोई अर्थ है? नहीं, और न ही ल का अकेले का कोई अर्थ है। लेकिन जैसे हमने न के साथ न को जोड़ा तो फलस्वरूप शब्द बना नई, तो उसका अर्थ जरूर है। इसीलिए कहता है जो ये शब्द हैं रूढ़ शब्द, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है यौगिक शब्द। उनको अलग कर देने पर भी उन दोनों के अर्थ को समझा जा सकता है, वे शब्द कहलाते हैं यौगिक शब्द। उदाहरण के लिए पुस्तकालय। अब पुस्तक को अलग कर दे तो आलय का मतलब होता है घर, और आलय को अलग कर दे तो बन जाएगा पुस्तक जिसका मतलब किताब। उसका मतलब दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा है, तो ये शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। सूर्योदय, तो सूर्य का भी अपना एक मतलब है और उदय का भी एक मतलब है, तो सूर्योदय भी इसका एक उदाहरण है। अगला है योगरूढ़ शब्द।
वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, वे है नीलकंठ, जिन्हें हम भगवान शिव शंकर भी कहते हैं। दशानन, दश है आनंद जिसके, दशानन यानी रावण। तो ये शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला है तीसरा, अर्थ के आधार पर विभाजन। अर्थ के आधार पर हमने इन्हें कितने भागों में बांटा है? अर्थ के आधार पर हमने इन्हें पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची और चौथा विलोम शब्द। चौथा क्या है? विलोम शब्द। अर्थ के आधार पर हमने इन्हें 4 भागों में बांटा है। एकार्थी शब्द क्या है? जिससे एक के होने का बोध हमें होता है, एक मतलब निकलता है, वे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। ये बता रहा है जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक, दरवाजा, सड़क, दीवार इत्यादि, ये सभी एक को ही दर्शा रहे हैं और इनका एक ही मतलब है, तो ये एकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, जिससे अनेक का पता चलता है, एक शब्द के अनेक मतलब। जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए कर, कर क्या है? टैक्स भी है, हाथ भी है। इसी तरीके से बल, शक्ति, आघात, टेढ़ापन और जलना। कर, हाथ, किरण और कार्य, ये सभी अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण हैं, जिनका शब्द एक है लेकिन मतलब उनके कई सारे होते हैं। तीसरा है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जिससे एक शब्द के बहुत सारे मतलब पर मतलब और वो दोनों सेम होते हैं, एक समान होते हैं, समानार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आंख, आंख को हम चक्षु भी कह सकते हैं, नयन भी कह सकते हैं और नेत्र भी कह सकते हैं, और इन तीनों का मतलब भी आंख ही होता है, तो ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कमल को हम जलज कह सकते हैं, पंकज कह सकते हैं और नीरज कह सकते हैं। इन तीनों को हम कमल भी कह सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही होता है, तो ये समानार्थी शब्द कहलाते हैं। चौथा है विलोम शब्द। किसी का शब्द का उल्टा प्रकट करने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए दुख का विलोम हो गया सुख, हंसना, रोना, उठना, बैठना और जाना का आना, ये सभी शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत हमें बताते हैं, वे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब है प्रयोग के आधार पर विभाजन। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार में बांटा है। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के लिए घोड़ा, गधा, लकड़ी, कमरा इत्यादि। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये विकारी शब्दों में आते हैं। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब, नित्य, अचानक और ऊपर, ये सभी अविकारी शब्दों के उदाहरण हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मया बोधक। ये सभी अविकारी शब्द होते हैं। अब हमने इस पाठ में सीखा है
शब्दों के दो प्रकार होते हैं, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भाव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को चार भागों में बांटा है। तीसरा रचना के आधार पर हमने शब्दों को तीन भागों में बांटा है, रूढ़ शब्द, योगूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। इनको हमने तीन भागों में बांटा है। अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को चार भागों में बांटा है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द तथा विलोम शब्द। चौथा है प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों को दो भागों में बांटा है, पहला विकारी शब्द तथा दूसरा अविकारी शब्द। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।